अच्छा जी, so the question that we have to cover up today is of incomplete records, which is from October November 2023, पेपर टू वेरिएंट वन। तो सवाल पढ़ते हैं। हम लोगों ने कल क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी होती है थोराटिकली तो उस बात को समझ लिया था और देख लिया था। अब जरा सवाल के पर्सपेक्टिव में वो चीज़ कैसे अप्लाई होगी उसको देखते हैं। कहता है जनाब, लैला लैला इज अ रिटेलर and it did not maintain, I don't know if she's a he or a she, but let's say लिखा हुआ है Laila is a retailer and it did not maintain a full set of accounting records for her business. Okay, she's a she. She has provided the following information for the year ended 30th September 2023. So just like any typical sole trader क्वेश्चन, हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर अगर अकाउंटिंग ईयर एंड हमें बताया हुआ है 30 सितंबर 2023 है, तो हम हाथ के हाथ इसका अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट हुआ होगा विच विल बी ऑब्वियसली 1 अक्टूबर 2024 2022 उसको मेंशन कर लेंगे कि भाई जो अकाउंटिंग ईयर खत्म 30 सितंबर 2023 को हो रहा है तो वो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, दैट वुड हैव बीन स्टार्टेड ऑन 1 अक्टूबर 2022। आफ्टर दैट, अच्छा ये पता चल गया कि शी डिड नॉट मेंटेन अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट अल्टीमेटली डिफाइंस कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल है। तो सबसे पहली चीज जो होती है ना सर, हम सवाल देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका इतना एज सच ए लेवल्स के सवालों में कोई मसला होता नहीं है। सवाल के स्टार्ट में आपको बता दिया जाता है कि भाई ये पार्टनरशिप है, सोल ट्रेडर है, या जैसे इस केस में बता दिया कि शी डिड नॉट मेंटेन अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स व्हिच क्लियरली आइडेंटिफाइज कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें हमारे पास सबसे पहले कुछ बैलेंसेस गिवन है एट 1 अक्टूबर 2022 के। इसमें हमारे पास इन्वेंट्री का बैलेंस है। अब ऑब्वियसली 1 अक्टूबर 2022 रिप्रेजेंट्स द ओपनिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर और इट रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि ये अकाउंटिंग ईयर की पहली डेट थी। तो इस यानी कि साल के शुरू में हमारे पास इन्वेंट्री का बैलेंस गिवन है। हमारे पास नॉन करंट एसेट एट कैरिंग वैल्यू यानी कि नॉन करंट एसेट की साल के शुरू में जो नेट बुक वैल्यू थी वो गिवन है। अदर पेबल्स में लाइट एंड हीट गिवन है। अदर रिसीवेबल्स में इंश्योरेंस गिवन है। then we have got trade payables and we have got trade receivables। afterwards, साल के शुरू के कुछ बैलेंसेस देने के बाद उसने हमें समरी ऑफ बैंक अकाउंट दी है फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि भाई इवन एक ट्रेडर जो कि पूरे फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं भी कर रहा, तब भी उसके पास एक कैश बुक, एक एटलीस्ट बैंक का खाता, या जिसको मैंने आपको बताया था जिसको हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी कहते हैं, वो जरूर मेंटेन करेगा कि भाई कितना पैसा आया है विच इज द रिसीट एंड कितना पैसा गया है विच इज द पेमेंट। या इस केस में उसको उन्होंने बैंक अकाउंट लिखा हुआ है विच इज कंप्लीटली फाइन बिकॉज इट रिप्रेजेंट द सेम थिंग। बैंक अकाउंट भी तो ये बता रहा है ना कि भाई कितना पैसा साल भर में आया और कितना पैसा साल भर में गया। तो ये जो बैंक अकाउंट हमारे पास गिवन है उसमें हमारे पास डेबिट साइड पे लिखा हुआ है कि भाई हमें ट्रेड रिसीवेबल से 55,390 रिसीव हुआ है। हमने कुछ एसेट बेचा है जिसको बेचने के बाद हमारे पास $860 हमें रिसीव हुए हैं। अच्छा, बैलेंस बीडी जरा गौर फरमाइएगा किधर आ रहा है। बैलेंस बीडी आ रहा है क्रेडिट साइड पे। तो इट रिप्रेजेंट्स कि साल के शुरू में आपका बैंक क्या था, साल के शुरू में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था। फिर आपने कुछ ट्रेड पेबल को पेमेंट करी, कुछ इंश्योरेंस के लिए पेमेंट करी, लाइट एंड हीट की कोई पेमेंट है, एंड यू हैव विथड्रॉन सम कैश फ्रॉम द बैंक अकाउंट एज वेल। और साल के एंड में भी यू स्टिल हैव योर बैलेंस बीडी ऑन द क्रेडिट साइड, रिप्रेजेंटिंग के भाई आपके साल के शुरू की तरह आपके साल के आखिर में भी ओवरड्राफ्ट ही पड़ा हुआ है, बैंक से आपने एडिशनल पैसा विदड्रॉ कराया हुआ है। देन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल एट 30 सितंबर 2023। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? लेला हैज स्टार्टेड टू प्रिपेयर हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023। द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल टू ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस विद नो एडजस्टमेंट, हाईलाइट करके लिखा हुआ है। कहता है कि एडजस्टमेंट करे बगैर इंश्योरेंस को आप 2720 लेके जा सकते हो, लाइट एंड हीट को आप 3880 लेके जा सकते हो, एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट को आप कितने से लेके जा सकते हो, 120 से लेके जा सकते हो, बट दिस इज बिफोर एडजस्टमेंट। अब सवाल ये उठता है कि भाई उसने तो कह दिया विद नो एडजस्टमेंट, क्या हमें कोई एडजस्टमेंट करानी पड़ेगी? तो इसका जवाब है भाई देखो, इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि साल के शुरू में कुछ इंश्योरेंस प्रीपेड थी, अदर रिसीवेबल्स इंश्योरेंस, देख लो बैलेंस एट 1 अक्टूबर 2022 में एक इंश्योरेंस का बैलेंस भी हमारे पास अवेलेबल था। और हमारे पास लाइट एंड हीट के अंदर भी अदर पेबल अक्रूड बैलेंस साल के शुरू में कुछ अवेलेबल था।
तो इसका मतलब क्या बना, सिंस दीज आर एक्सपेंस एंड इनकम, इंश्योरेंस, इनफैक्ट इंश्योरेंस एंड लाइट एंड हीट, तो ये सारी सी बात हमारे एक्सपेंस हैं, और क्यों के अंदर अक्रूवल और प्री पेमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। तो कल जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा भी रहा था तो मैंने कहा था कि यू हैव टू चेक, सवाल जरूरी नहीं है, तो सवाल ने बड़ा आसानी कर दी है क्या कि विद नो एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट वाली बात, अगर वो एडजस्टमेंट या नो एडजस्टमेंट वाली बात नहीं भी कहता तो आई वुड हैव टू स्टिल चेक कि भाई अगर कोई अक्रूवल या प्रीपेमेंट उस एक्सपेंस से रिलेटेड गिवन है तो उसके लिए मैं कौन से अकाउंट बनाऊंगा, पाप एंड अप्पा का अकाउंट बनाऊंगा बिफोर आई एक्चुअली रिकॉर्ड दी फिगर इन दी इनकम स्टेट। अच्छा, ये एडजस्टमेंट गिवन है, इसके ऊपर वापसी अभी आते हैं, जरा आगे की एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते हैं फिर इसको भी आके एडजस्ट करके देखते हैं कि भाई इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो है वो कितनी फिगर जो है वो जानी चाहिए। देन हमारे पास और क्या चीज गिवन है, हमारे पास गिवन है ऑल सेल्स आर मेड एट अ मार्कअप ऑफ 25%, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अगेन। हमने लास्ट क्लास के अंदर बात करी थी कि मार्कअप क्या है और मार्जिन के रेशियोज क्या होते हैं, लेक्चर जो मैंने आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का दिया था, और उन रेशियोज को किस तरीके से आप अप्लाई करके अगर रेवेन्यू की फिगर गिवन है तो सेल्स की फिगर निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर निकाल सकते हो, अगर लेट्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है तो उसको यूज करते हुए आप रेवेन्यू की फिगर भी निकाल सकते हो। एंड देन उसने क्या कहा, ऑल सेल्स एंड परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट, के भाई तमाम सेल्स और परचेज किस पे हुई है, क्रेडिट पे हुई हैं, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश परचेजेस और कैश सेल्स, जो कि काफी हद तक पता भी चल रहा है, क्योंकि देखो ना बैंक के अंदर सिर्फ जो पैसा आ रहा है वो ट्रेड रिसीवेबल से आ रहा है, और जो पैसा जा भी रहा है तो सिर्फ यानी कि ट्रेड पेबल को जा रहा है। अगर आप कोई कैश पे सेल्स कर रहे होते तो आपकी बैंक से कोई बैंक के अंदर कोई अमाउंट आ रही होती विद द पर्टिकुलर कैश सेल्स या विद द पर्टिकुलर ओनली सेल्स, लेकिन ऐसी कोई अमाउंट आ नहीं रही, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल के थ्रू अगर अमाउंट आ रही है तो दैट इवेंचुअली रिप्रेजेंट्स कि भाई बिजनेस जो है वो सिर्फ क्रेडिट में माल बेच रहा है और खरीद रहा है। The balance of trade receivable at 30 September 2023 was 3650, कहता है कि साल के एंड पे ट्रेड रिसीवेबल ने हमें $3650 देने थे। There were no additions to non-current assets during the year, कहता है कि भाई नॉन करंट एसेट आपने बेचा जरूर है, देयर हैज बीन अ सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, लेकिन कहता है कोई खरीदा नहीं है, देयर वर नो एडिशंस इन नॉन करंट एसेट, जो कि यहां से भी आप देख सकते थे, अगर आप बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड देखते हो तो वहां पे भी कोई इस तरीके की बात हुई भी नहीं है कि हमने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा हो, तो यहाँ पे तो उसने स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन नॉर्मली हम बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाके ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमने कोई नॉन करंट एसेट जो भी हमारे पास है उसको कोई परचेज करी है, तो जाहिर सी बात है बैंक से पैसा कटा होगा तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाता है। देन ऑल, अच्छा यहाँ पे इसने आसानी कर दी, आसानी क्या कर दी, उसने बता दिया, क्या बता दिया, दैट ऑल नॉन करंट एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम यूजिंग आरबीएम मेथड, लेकिन वो हर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सवाल में इतना शरीफ नहीं बनेगा कि वो तुम्हें बता दे मेथड और रेट क्या है, काफी सवाल आप देखोगे जिसमें कुछ स्पेसिफाड नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ये देख लिया है कि नॉन करंट एसेट का बैलेंस गिवन है तो आपको मैंने बताया था कि यू हैव टू अप्लाई रीवैल्यूएशन मेथड, लेकिन यहाँ पे क्योंकि द एग्जामिनर हैज आइडेंटिफाइड रेट एंड ही हैज आल्सो आइडेंटिफाइड द मेथड, तो मैं इसी के रेट और इसी के मेथड को इस्तेमाल करते हुए डेप्रिसिएशन का चार्ज कैलकुलेट करूंगा। Then it was being said that Leila was unable to physically count the inventory at 30th September 2023. The inventory was valued at 40,400 on 4th October 2023. अब यहाँ पे क्या बात कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लैला 30 सितंबर 2023 विच इज द अकाउंटिंग ईयर एंड जो हमने शुरू में ही देखा था, कहता है उस डेट को लैला इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सकी, लेकिन 4 दिन बाद जाके 4 अक्टूबर 2023 को जब उसने इन्वेंट्री काउंट करी तो उसके पास इन्वेंट्री कितने की निकल के आई, उसके पास इन्वेंट्री निकल के आई 14,400 की। ठीक है भाई, आगे फिर देखते हैं क्या कहा हुआ है। आगे कहता है बिटवीन 1 अक्टूबर 2023 एंड 4 अक्टूबर 2023 सेल्स वर $3,400 एंड परचेजेस वर $1,850, कहता है कि भाई 1 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर तक हमने कुछ माल बेचा भी है, कितने का माल बेचा है, 3,400 का बेचा है, और कुछ परचेज भी किया है, जो परचेज किया है, अच्छा अब यहाँ पे आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई जो सेल्स किया है ना वो अमाउंट सेलिंग प्राइस वाली गिवन है, दैट्स द सेल्स प्राइस जो कि गिवन है, और जो परचेज किया है तो परचेज के लिए तो क्या गिवन होगी, कॉस्ट गिवन होगी, क्योंकि डे टू डे में भी अगर मैं किसी को कोई चीज बेचूंगा और मैं किसी और बंदे को बता रहा हूँ कि यार मैंने उसको फला चीज बेची है तो मैं उसको सेलिंग प्राइस बताऊंगा, मैं ये थोड़ी बताऊंगा कि यार तुम्हें पता है मैंने 5,000 की चीज बेची, फिर मैं बेवकूफ हूँ बताऊंगा मैंने 2,500 की खरीदी थी और मैंने 2,500 का प्रॉफिट कमाया, मैं क्यों बताऊं, किसी को नहीं बताऊंगा मैं कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो यहाँ पे अब क्योंकि आपके पास 4 अक्टूबर 2023 की जो इन्वेंट्री की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 14,400,
400 निकल के आई है। ठीक हो गया। अच्छा, पहले पार्ट के अंदर उसने मांग भी कैलकुलेट द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ली है, तो उसको भी जरा हम निकाल लेते हैं कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री किस तरीके से निकलेगी। लेकिन यहाँ पे आप जरा गौर करें, गौर क्या करना है आपने, कि पहले पार्ट में उसने कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, और आपको जो उसने इन्वेंट्री की वैल्यू दी है वो 4 अक्टूबर 2023 की इन्वेंट्री की वैल्यू दी है। आपको उसने कौन सी इन्वेंट्री की वैल्यू दी, 2020 4 अक्टूबर 2023 की इन्वेंट्री की वैल्यू दी है। जबकि उसने मांगी क्या है आपसे, कि बताओ 30 सितंबर 2023 की इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अब जो दोनों का डिफरेंस है ना, मैं थोड़ा सा अगर यहाँ राइट पे आपको समझाऊं, कि आपके पास बेसिकली है 4 अक्टूबर की इन्वेंट्री की वैल्यू, जो कि गिवन है हमारे पास कितनी, जो कि हमारे पास गिवन है 14,400 आई बिलीव। 4 अक्टूबर 2023 की इन्वेंट्री की वैल्यू जो कि हमारे पास गिवन है कितनी, जी बिल्कुल 14,400 हमारे पास गिवन है। अच्छा, अब ये जो 14,400 हमारे पास गिवन है, इससे हमें जाना है किधर, इससे हमें जाना है 31 या 30 सितंबर, जो भी अकाउंटिंग ईयर एंड की डेट है, 30 सितंबर 2023 की इन्वेंट्री की फिगर पे जाना है। अब जरा आप देखें तो आपको रिवर्स जाना है। आपको 4 अक्टूबर से किधर जाना है, 30 सितंबर तक जाना है। और अगर आप थोड़ी सी ट्रांजेक्शन्स को रियलाइज करें कि इस अकाउंटिंग ईयर के दौरान कौन, यानी कि नॉट द अकाउंटिंग ईयर लेकिन 4 अक्टूबर 2023 और 30 सितंबर 2023 के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई है, तो सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन हुई है। एक उसने बताया आपको कि सेल्स की ट्रांजैक्शन हुई है, $3400 के गुड्स आपने बेचे हैं। और दूसरा उसने आपको क्या बताया, दूसरा उसने आपको बताया कि आपने गुड्स खरीदे भी हैं, कितने के, 1850 के। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि हम अगर 30 सितंबर की हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन होती ना, समझिएगा जरा बात को, 30 सितंबर की इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन, और मैं कहूँ कि यार तुम्हें जाना है 4 अक्टूबर की इन्वेंट्री की वैल्यू पे, तो तुम क्या करोगे, तुम सिंपली बोलोगे कि यार लेट्स से जो भी इन्वेंट्री की वैल्यू है इसके अंदर हमने जो भी माल परचेज किया है वो ऐड कर लेते हैं, और जो माल हमने बेचा है उसको क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं, लेस सेल्स। जो माल बेचा है वो क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो लेट से अगर हमारे पास 500 की इन्वेंट्री थी, ठीक हो गया, जब मैं इसको अगर यूनिट्स के टर्म पे समझाऊं, अगर 500 यूनिट पड़े हुए थे, 100 यूनिट मैंने खरीदे, तो 500 प्लस 100 600 हो गए, और लेट से मैंने 200 बेच दिए, तो 500 प्लस 100 600, 600 माइनस 200, 400 यूनिट हमारे पास साल के एंड में पड़े हुए हैं। या इसको आप अमाउंट भी कंसीडर कर सकते हो, इसको आप जो है वो यूनिट्स के टर्म पे भी कंसीडर कर सकते हो। अच्छा, मैंने यूनिट्स के क्यों आपको समझाया कि यूनिट्स कंसीडर कर लो, यूनिट्स मैंने इसलिए समझाया कि कहीं आप ये इस चीज में कंफ्यूज ना हो जाओ कि सेल्स की जो अमाउंट है ये क्या है। ये भाई सेल्स की जो अमाउंट होगी, क्योंकि आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की बात कर रहे हो ना, यू आर राइट नाउ कंसर्न विद इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, इन्वेंट्री की वैल्यू की, तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन तो होती ही कॉस्ट पे है। तो इवन ये जो 200 यूनिट मैंने सेल किए हैं, इनकी अगर लेट से सेलिंग प्राइस 20 थी, तो मैं 20 नहीं रिकॉर्ड करूंगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा कि इसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो लेट से अगर 15 कॉस्ट थी तो मैं इसको इसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो चले सर, ठीक है, एक बात हो गई। अब हमें लेकिन जाना रिवर्स ऑर्डर में। अब हम 4 अक्टूबर से 30 सितंबर पे जाना चाह रहे हैं। ये देखो ना, 4 अक्टूबर की इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास 14,400, एंड यू आर सपोज टू गो एट दी इन्वेंट्री फिगर व्हिच वाज देयर एट 30 सितंबर 2023। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि भाई जब हम फॉरवर्ड जा रहे थे तो जो चीज ऐड हो रही थी उसको, मतलब जब परचेज करे तो उसको हमने ऐड कर लिया क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रहे थे, और जब हमने बेच रहे थे तो हमने उसको सेल्स को माइनस कर लिया क्योंकि गुड्स हमारे पास से जा रहे थे। लेकिन व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द रिवर्स ऑर्डर, जो मैंने आपको यहाँ से आप देख लो, जब मैं अब इस ऑर्डर में जाऊंगा, मैं 4 अक्टूबर से 30 सितंबर वाली फिगर में जाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार जो परचेज किया है मैंने, लेट्स से फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल 4 अक्टूबर, वो मेरे पास 30 सितंबर को तो परचेज हुआ वही नहीं था, तो उसको क्या करा दो, उसको करा दो माइनस। तो मैं कहूंगा लेस परचेजेस, जब मैं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूं मैं कहूंगा लेस परचेज, जो मैंने खरीदा उसको सब्ट्रैक्ट करा दो, और जो मैंने बेचा उसको क्या करा दो, उसको ऐड करा दो, बिकॉज आई एम गोइंग इन द रिवर्स ऑर्डर। लेट से मेरे पास 30, अगर 4 अक्टूबर को 1500 यूनिट है, और मैं कहता हूं कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर जो है वो क्या कहते हैं 200 यूनिट बेचे और 100 यूनिट जो है वो खरीदे हैं, तो मैं कहूंगा यार जो बेचा है उसको ऐड बैक कराओ, जो खरीदा है उसको माइनस कराओ, ताकि इवेंचुअली मैं इन्वेंट्री की उस फिगर के ऊपर आ जाऊं जो कि 30 सितंबर 2023 को पड़ी हुई थी। तो 30 सितंबर 2023 को तो ना ही ये मैंने खरीदा था, ना ही ये मैंने बेचा था, तो इस वजह से मैं रिवर्स ऑर्डर में जाऊंगा, लेस परचेजेस एट सेल। अच्छा, अब परचेज कितनी की हुई है, परचेज तो बड़ी क्लियर है ना, 1850, और मैंने आपको बता दिया कि परचेज की जब भी फिगर सवाल में गिवन हो, या तुम भी अगर बताओगे कि यार मैंने इतने का माल खरीदा है, तो तुम उसकी परचेज प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस ही बताओगे। तो हमने यहाँ पे ये जो परचेज की 1800
50 गिवन है, ये आपके पास कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस पे होगी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट कॉस्ट होती है, जो कि बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। इन्वेंट्री को क्यों हम सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे? अगर कोई बेवकूफ आदमी इन्वेंट्री को सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड कर भी रहा है तो वो गलती कर रहा है, वो एरर कर रहा है, उसको फिर हमें ठीक करना पड़ेगा। तो अब ये जो यहाँ हमने 3400 के गुड सेल्स किए थे, ये सेल्स मैंने आपको बता दिया सेलिंग प्राइस है, तो अब हमें इसको किस पे लेके आना पड़ेगा, हमें इसको इसकी कॉस्ट पे लेके आना पड़ेगा। कॉस्ट पे लेके आना है तो सर क्या करे भाई, कल आपको बताया था मार्कअप की एप्लीकेशन क्या है, मार्कअप इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मैं कहूंगा जनाब क्योंकि मार्कअप है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का रेशियो क्या कर दो, 100 कर दो, जो सेल्स का रेशियो है उसको 100 प्लस मार्कअप कर दो। एंड हमारे पास सारी फिगर्स तो गिवन है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल नहीं गिवन है, हमारे पास बताया हुआ है कि हमने 3400 के 3400 के गुड्स बेचे हैं, लेकिन उसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो गिवन नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ सेल अननोन एक्स हो गई, उसका रेशियो 100, सेल मुझे पता है 3400 की हमने करी है, उसकी उसका 100 प्लस मार्कअप, मार्कअप की परसेंटेज भी पता है, उसने ऊपर सवाल में एडजस्टमेंट में दी हुई है 25%। तो 100 प्लस 25, दिस वुड बिकम 125। एंड इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा जल्दी से कैलकुलेटर हाथ में, 125x इक्वल टू 3400 टू 100 एंड x इज 3400 सर मार्कअप इंटू हमेशा 100 ओवर परसेंटेज की 125। फॉर्म में जल्दी देते हैं। आंसर। मार्कअप हमेशा परसेंटेज हमें की, इसमें क्या कह परसेंटेज रहे की हो? फॉर्म में देते बिल्कुल गिवन परसेंटेज की फॉर्म में ही गिवन होता है हमारे पास। चलें ये हैं। करें, 27 x इज 20 इक्वल टू, जल्दी से फिगर निकालने में बताएं। 2720 आ रहा है, दैट वाज द कॉस्ट। जो गुड्स मैंने 3400 के बेचे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उसकी कॉस्ट 2720 आ रही है। तो ये क्या हो जाएगी, ये मैं इसको क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूं तो इसको मैं ऐड बैक करा लूंगा। तो 14400 जो 4 अक्टूबर वाली मेरी इन्वेंट्री की फिगर थी, उसके अंदर मैंने जो परचेज करी वो मैं माइनस करा लूंगा, क्योंकि 30 सितंबर को तो परचेज हुई नहीं थी। और जो मैंने सेल्स करी है उसको मैं ऐड बैक करा लूंगा, क्योंकि 30 सितंबर को वो गुड्स हमारे पास से निकले हुए नहीं थे। लेकिन 4 अक्टूबर की जब हमने, जैसे मैंने आपको इसीलिए थोड़ा डिटेल में भी समझाया कि जब आपने 4 अक्टूबर की जो भी वैल्यू निकल के आई है उसके अंदर सेल परचेज अकाउंटिंग हुई भी है, तो हमें उसको रिवर्स कराना है। अगर वो परचेज हुई थी तो वो ऐड बैक हो गई होगी, ऐड हो गई होगी, और अगर सेल हुई है तो माइनस हो गई होगी। लेकिन हम उसको दोबारा से रिवर्स ऑर्डर में लेके जाएंगे ताकि हमारे पास इन्वेंट्री की वो फिगर निकल के आए जो 30 सितंबर 2023 को बिजनेस के अंदर पड़ी हुई थी। तो बताएं क्या फिगर निकल के आ रही है, बी क्विक। 15,270। 15 to 70। 15270। सर वैसे हम सेल्स में जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम 3400 ही करेंगे ना? सेल्स में जब क्या करेंगे हम, अगर हम सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे जो अगले अकाउंटिंग ईयर में तो 3400 ही करेंगे। आ, सेल्स में जब अगले अकाउंटिंग ईयर में उसको इंक्लूड करोगे तो जाहिर सी बात है 3400 ही करोगे ना, अगले अकाउंटिंग ईयर की बात है। लेकिन वो जब आप 2024 की इनकम हम्म। स्टेटमेंट वगैरह बना रहे होगे, बिल्कुल हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे तो हमें इन्वेंट्री की फिगर चाहिए, इस वजह से हमने उसको कॉस्ट पे कन्वर्ट किया ना। सेल्स को रिकॉर्ड करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको क्यों हम कॉस्ट पे लेके आने लग गए। हम्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास 15270 इज अच्छा, दी क्लोजिंग। अगर ये मार्केट की जगह मार्जिन होता तो हम 100 - 25 करवाते। जी बेटा, वो तो आपको कल बता दिया था ना कि मार्कअप के अंदर क्या फर्क है और मार्जिन के अंदर क्या फर्क है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसमें जो सेल्स है वो 100 हो जाती है और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 100 माइनस मार्जिन होता है। वो तो आपको लेक्चर में बताया हुआ है, नोट्स के अंदर भी लिख के दिया हुआ है। जी सर। अच्छा जी, तो इसका फाइनल आंसर हमने निकाला है 15270, जिसको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर देता हूँ। दैट इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री फिगर ऑफ द बिजनेस। देन हमारे पास पार्ट बी के अंदर क्या कहता है, prepare the statement of profit or loss for the year ended 30th September 2023. Use this space provided on page 4 to show your workings. So I have been asked to show my workings as well. तो हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट का कॉलम बना देते हैं। अच्छा जी, अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर अब सबसे पहले भाई क्या लिखना होता है, सेल्स लिखनी होती है। किसी को इस बारे में शक तो नहीं है कि नहीं सर सेल्स नहीं जाती इनकम सॉरी स्टेटमेंट में, एस कुछ और जाता है? अच्छा ये नहीं प्रॉफिट बेटा, और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट बनानी है सबसे पहले क्या जाता है, सेल्स जाता है। अब सेल्स की तो फिगर ही नहीं गिवन,
तो कल आपको याद है बताया था कि सेल्स की फिगर अक्सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सवालों में मिसिंग ही होती है। सेम गोज फॉर परचेजेस, परचेजेस की फिगर भी अक्सर सवालों में मिसिंग होती है। तो कैसे निकालेंगे सर? भाई बहुत आसान तरीका है, कैसे निकालोगे आपको बताया भी था। क्या बताया था? कि वेन एवर द वैल्यू ऑफ सेल्स इज मिसिंग, वेन एवर द सेल्स फिगर इज मिसिंग, यू विल चेक कि बैलेंसेस के अंदर क्या ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस गिवन है। जी जनाब, खुशखबरी की बात है, आपके पास ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है 4540, और आपके पास ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस भी उसने एडजस्टमेंट फॉर में बता दिया 3650। तो वी विल मेक यूज ऑफ द एसएलसीए अकाउंट टू गेट द फिगर ऑफ सेल्स। तो मैं यहाँ पे अपना एक एसएलसीए का अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ फिगर्स डालूंगा क्योंकि वर्किंग्स के अंदर मुझे उनके जो पर्टिकुलर्स है वो शो करने की जरूरत एसएलसी अकाउंट में नहीं होती। तो द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल जो कि हमारे पास गिवन था, वो गिवन था 4540 का। तो ओपनिंग बैलेंस बीडी हमें पता है ट्रेड रिसीवेबल का किधर आएगा, सिंस इट्स एन एसेट, डेबिट साइड पे आएगा। 4540 के बाद हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस गिवन था 3650 का, विच इज बैलेंस सीडी, वो हमें पता है किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। देन आफ्टरवर्ड्स हमारे पास जो हमें ट्रेड रिसीवेबल से पेमेंट रिसीव हुई थी वो भी गिवन है 55390 की। तो वो किधर जाएगी? वो भी क्रेडिट पे जाएगी। हमें पता है जब पैसा मिलता है तो ट्रेड रिसीवेबल कम होता है, ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा है तो क्रेडिट पे जाएगा। आफ्टरवर्ड्स कुछ देख लेते हैं, कुछ सेल रिटर्न वगैरह से रिलेटेड तो उसने बात नहीं करी हुई। नहीं जनाब, इससे रिलेटेड तो कोई बात ऐसा सच नहीं है। तो बस सिंपली हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई सेल्स की फिगर जो मिसिंग फिगर थी जो हमें निकालनी थी, उसके लिए क्या करो, इन दो को ऐड करा दो। ठीक है, क्रेडिट साइड को, और डेबिट साइड से क्या करा दो, माइनस करा दो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑब्वियसली। लेकिन गिवन द फैक्ट के सवाल के अंदर खुद ही कहावत है कि ऑल सेल्स एंड परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट, व्हिच वाज बीइंग सेड इन एडजस्टमेंट नंबर 3। आप देख सकते हो उसको कि भाई तमाम सेल्स एंड परचेज क्रेडिट हैं, तो जो भी हमारे पास यहाँ से क्रेडिट सेल निकल के आएगी दैट विल एक्ट एज द टोटल सेल्स रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। तो जल्दी से ऐड करा के सब्ट्रैक्ट करें, जल्दी जल्दी काम करें। 54,500। 54,500। 54,500, ठीक है जनाब। ये हमारे पास आ गई क्रेडिट सेल्स। एंड सिंस सवाल ने काफी क्लियरली कह दिया था कि भाई आपकी कोई कैश सेल्स है ही नहीं, तो जो भी हमारे पास क्रेडिट सेल्स आई है दैट विल एक्ट एज आर फाइनल और आर टोटल सेल्स रेवेन्यू। कोई सेल रिटर्न की बात भी नहीं हुई भी, तो मैं सेल रिटर्न माइनस भी नहीं लिख सकता। आई जस्ट डू सिंपली लेस कॉस्ट ऑफ सेल, लेस कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल लिखूंगा तो सबसे पहले क्या जाता है भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री जाती है। ओपनिंग इन्वेंट्री बैलेंसेस के अंदर हमारे पास काफी क्लियरली गिवन थी। क्या गिवन थी ओपनिंग इन्वेंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री 1 अक्टूबर 2022 के बैलेंस पे गिवन थी 12030 की। तो 12030 दैट्स माय ओपनिंग इन्वेंट्री। और ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं परचेजेस। लेकिन परचेजेस के लिए परचेजेस की क्योंकि फिगर गिवन नहीं है हमारे पास, तो अगेन मैंने आपको बताया था कि जस्ट लाइक सेल्स आप परचेजेस को भी पीएलसी अकाउंट के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो क्रेडिट परचेजेस को। और क्योंकि यहाँ पे अगेन सारी परचेज हुई क्रेडिट पे रही है, तो व्हाटसोएवर फिगर यू विल गेट फ्रॉम योर पीएलसी दैट विल बी योर क्रेडिट परचेजेस या टोटल परचेजेस। बट यहाँ पे अब जो है ना इस सवाल में थोड़ी तुम्हारे साथ गेम करी गई है। क्या गेम करी गई है? तो मैं ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस तो दे दिया गया है जिस तरीके से ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग दिया गया था, लेकिन इफ यू रियलाइज तो ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग भी दिया गया था, ताकि तुम एसएलसी अकाउंट को बना के जो है क्या कैलकुलेट कर सको, ताकि तुम एसएलसी अकाउंट को बना के जो है वो अपनी जो टोटल क्रेडिट सेल्स या टोटल सेल्स की फिगर निकाल सको। ट्रेड पेबल का तुम्हें क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं गिवन, and without having the closing balance for trade payable you cannot compute your figure for purchases। आप purchases की फिगर निकाल ही नहीं सकते अगर आपके पास क्या गिवन ना हो, अगर आपके पास क्लोजिंग ट्रेड पेबल गिवन ना हो बाय यूजिंग पीएलसीए। लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, पीएलसीए के थ्रू आप क्रेडिट परचेजेस तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों ना हो। या तो वो ऐसी कोई बात कहते कि क्लोजिंग बैलेंस नलिफाई हो गया है, बिल्कुल जीरो हो गया है, ऐसी कोई बात उसने करी नहीं है। तो ऑब्वियसली इट मींस कि भाई कोई ना कोई तो ट्रेड पेबल का बैलेंस क्लोजिंग है जो कि सवाल में गिवन नहीं है। तो अब क्या करें, परचेजेस को मिस करा दें? भाई मिस तो नहीं करा सकते, कैलकुलेट तो करनी है। तो द अदर वे राउंड टू कैलकुलेट द सर वैल्यू इन्वेंट्री से फॉर रिलेटेड योर नहीं, परचेजेस इज, क्या इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं है? मतलब इन्वेंट्री में जो चेंज आ रहा है उससे परचेजेस का कोई लेना देना नहीं है। नो नॉट एज सच। इन्वेंट्री का तो वो जो चेंज था वो तो था ही नहीं, वो तो कहानी खत्म हो गई। बस इन्वेंट्री की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आ गई, दैट्स इट। आप उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो जो बाकी की जो दो चीजें थी ना कि 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक कुछ सेल हुई कुछ परचेज हुई, उसका तो पूरे सवाल से कोई लेना देना नहीं है। उसका बस जो लेना देना था वो हो गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री फिगर चाहिए थी वो हमने निकाल ली। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको कल के लेक्चर पे ही, पहले लेक्चर के अंदर ही बात बताई थी अगेन
कि भाई या तो यू विल यूज पीएलसी एसएलसी अकाउंट टू कैलकुलेट द परचेज एंड सेल्स फिगर, और यू कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ अगेन मार्कअप एंड मार्जिन। अगेन मार्कअप का फॉर्मूला हम फिर से लिख देता हूँ भाई आपके लिए, ताकि आपके जहन में बैठे। मार्कअप मैंने आपको बताया हुआ है, इट्स अप्लाइड ऑन कॉस्ट, इट्स अप्लाइड ऑन कॉस्ट, जिसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इसके अंदर 100 हो जाता है। सेल्स का जो रेशियो है वो मार्कअप अप्लाई करते वक्त 100 प्लस मार्कअप हो जाएगा। if we I'll now is again apply the same formula but with different values। किस तरीके से, देखो कॉस्ट ऑफ सेल अगेन मुझे नहीं पता, ठीक हो गया, तो उसका रेशियो 100 हो गया, इसको मैं इनफैक्ट एक्स ही लिख लेता हूँ कि भाई कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो मुझे नहीं पता, तो वो क्या हो गई, एक्स हो गई। लेकिन अब मुझे ये पता है कि मैंने टोटल कितने के गुड्स बेचे हैं, मुझे टोटल रेवेन्यू पता है। उस केस में जो अभी पीछे में पार्ट ए के लिए यूज कर रहा था, मुझे सिर्फ ये पता करना था यार, ये जो मैंने 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक 3400 के गुड्स बेच दिए हैं, इन 3400 के गुड्स की कॉस्ट क्या है, तो मैंने इसी वजह से सेल्स के अंदर सिर्फ 3400 रखा। अब मुझे टोटल बिजनेस की फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023 अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स पता करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा जनाब पूरे साल की अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, तो पूरे साल का रेवेन्यू रख दो यहाँ पे जो सेल्स की फिगर थी। सेल्स के अंदर मैं रख दूंगा 54,500 विच इज द रेवेन्यू फॉर होल अकाउंटिंग ईयर, 100 प्लस मार्कअप एज इट इज रहेगा 125। नाउ व्हेन आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 54500, कैलकुलेटर कर लें जल्दी से, मल्टीप्लाइड बाय 100 over 125, and that will give me the cost of sales for the whole accounting year। बताइए। 43,600। और 43,600, that's the कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द होल अकाउंटिंग ईयर। अब सवाल तो ये उठता है कि सर आप परचेजेस निकालने बैठे थे, आपने कॉस्ट ऑफ सेल निकाल ली, तो भाई आपको भी ये पता होना चाहिए कि जब आप ये मार्कअप मार्जिन का फॉर्मूला लगाते हो, यू डोंट गेट द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर परचेजेस, यू गेट द वैल्यू फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपके पास जो उस पूरे साल के अंदर या जितने के भी आपने गुड्स बेचे हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आती है। तो अब लेकिन आसानी क्या होगी, जरा सा देखिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद परचेजेस आता है, परचेजेस के बाद इस सवाल में कोई परचेज रिटर्न वगैरह ऐसी चीज गिवन नहीं है, वरना माइनस करा लेता। तो डायरेक्टली अब मैं क्या लिखूंगा, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री मैं ऊपर ऑलरेडी निकाल चुका हूं। मैंने क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाली थी, मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाली थी 15,270, वो माइनस हो जाएगी। और फिर मेरे पास डायरेक्टली क्या निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि मैंने मार्कअप मार्जिन के रेशियो से निकाल लिया है ऑलरेडी, कितना 43,600। तो भाईजान अब करना क्या है, अब करना ये है कि रिवर्स ऑर्डर में चले जाओ। नॉर्मली वी डू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। अब हम करेंगे क्या, सिंस वी डोंट नो द परचेजेस, हम बोलेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को इक्वल टू की दूसरी तरफ उठा के ले जाओ, तो दैट वुड बिकम परचेजेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। एंड दैट सिमिलर थिंग दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, कॉस्ट ऑफ सेल्स 43,600 plus closing inventory which is 15,270 minus opening inventory which is 12,030, and I'll get my purchases figure। तो बताइए क्या परचेजेस की फिगर निकल के आ रही है, 46,840। 46,840। 840। ऑलराइट, ये हमारे पास परचेज की फिगर आ गई भाई निकल के। सो दैट्स अनदर वे हाउ यू कैन कैलकुलेट परचेजेस अगर आपके पास पीएलसी गिवन ना हो। और ये बात भी कल लेक्चर के अंदर हुई हुई, अभी तक कोई एक बात भी आपको ऐसी नहीं दिखी होगी जो कल के लेक्चर के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त ना हुई हो। ये वाली बात, इन्वेंट्री वाली बात डिफरेंट थी, और लेकिन इसके अलावा जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए सारी बातें, वो हम लोग ऑलरेडी लेक्चर के अंदर अभी तक जितनी बातें आई हैं डिस्कस करते हुए आए हैं। तो भाई नाउ वील गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। आप सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दें, बताएं क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है। 54,500 minus 43,600, that I believe will be 10,900। चेक कर लिएगा अपने पास कैलकुलेटर में। ग्रॉस हाँ, प्रॉफिट हमारे पास निकल के आ गया 10,900 का। 10,900 के ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वी डोंट हैव एनी एज सच अदर रिसीवेबल, एज सच एनी अदर इनकम नॉट रिसीवेबल, वी डोंट हैव एज सच एनी अदर इनकम। तो अदर इनकम के सेक्शन को हम नहीं लिखेंगे, वी विल जस्ट सिंपली रिकॉर्ड लेस एक्सपेंसेस, अच्छा हमजा और भाई, हम तो फिर इसमें हमारे हमें तमाम कैरेज एक्सपेंसेस को इनवर्ड्स रखो। गिवन होता तो? कैरेज इनवर्ट गिवन होता तो बेटा वो ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस की जो फिगर थी ना, उसके नीचे आ जाता जो भी कैरेज इनवर्ट होता। फिर उस इक्वेशन के अंदर भी जो है मैं अंदर कैरेज इनवर्ट्स को इंक्लूड करता अगर गिवन होता, बिकॉज कैरेज इनवर्ट्स इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो वो उसके अंदर आ जाता वैल्यू जहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है।
Then afterwards we have to record the expenses. अब expenses के अंदर हमारे पास we are first given with insurance. अच्छा क्या कहते हैं, जरा इसको फिर से पढ़ लेते हैं। कहते हैं Lela has started to prepare financial statement for the year ended 30 September 2023. The following figures are available to transfer to the statement of profit and loss with no adjustment. कहते हैं 2720 को आप ट्रांसफर कर दो, लेकिन इसके अंदर अभी तक कोई एडजस्टमेंट हुई नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई ये सही फिगर है भी या नहीं है। हमने इंश्योरेंस पे कितने की करी? हमने इंश्योरेंस पे करी 2560 की। और इंश्योरेंस प्रीपेड कितने की हुई थी? 480 की प्रीपेड हुई थी। तो जल्दी से, और ओपनिंग डेट की बात हो रही है, क्लोजिंग डेट की बात नहीं हो रही, ओपनिंग डेट की बात हो रही है। तो मैं अगर जल्दी से इंश्योरेंस के लिए पाप का अकाउंट बना लूं, ये है इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस कुछ प्रीपेड है तो इसके लिए पाप का अकाउंट बन रहा है सिंस इट्स एक्सपेंस। तो ओपनिंग प्रीपेमेंट इंश्योरेंस से रिलेटेड हमारे पास ओपनिंग प्रीपेमेंट कितने की गिवन है? 480 की। अच्छा सर, आपको कैसे पता चला कि ये प्रीपेमेंट है? और फिर प्रीपेमेंट तो प्रीपेमेंट ओपनिंग है भाई। ओपनिंग का तो जवाब बहुत सिंपल है कि ओपनिंग डेट का बैलेंस है तो ओपनिंग ही होगा ना। अगर प्रीपेमेंट है, अक्रूवल है, जो भी, वो ओपनिंग होगा। और फिर क्योंकि उसने इतना क्लियरली लिखा हुआ है रिसीवेबल, तो भाई अगर अक्रूवल होता तो रिसीवेबल थोड़ी होता है। ऐसा ही है ना, अगर एक्सपेंस, क्योंकि इंश्योरेंस है तो एक्सपेंस, इस बात में तो कोई डिबेट है ही नहीं। अगर एक्सपेंस के लिए साथ बैलेंस दिया हुआ है रिसीवेबल का, तो एक्सपेंस तो सिर्फ और सिर्फ उसी फॉर्म में रिसीवेबल होगा, उसका बैलेंस सिर्फ और सिर्फ तब रिसीवेबल होगा जब आपने प्री पे किया हुआ हो। अगर अक्रूड होता, सर्विस लेके आपने नहीं पैसा दिया हुआ, तो जैसा आप देख सकते हो कि लाइट एंड हीट के लिए केस है अदर पेबल, वो फिर अदर पेबल में काउंट होता। तो ओपनिंग प्रीपेमेंट हमारे पास इंश्योरेंस के लिए कितनी की गिवन है भाई? ओपनिंग प्रीपेमेंट इंश्योरेंस के लिए हमारे पास गिवन है 480 की। तो ओपनिंग प्रीपेमेंट आज पाप के अकाउंट के अंदर यहाँ आती है, यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने साल भर में इंश्योरेंस पे कितने की करी है? फ्रॉम द बैंक अकाउंट वी हैव पेड 2560, व्हिच मींस बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा और इंश्योरेंस का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो फिगर आती है हमें पता है इधर आएगी। तो इन दोनों, और हमारे पास और कुछ है नहीं इसके अलावा, ठीक है। टू अच्छा फाइव कोई बच्चा, सिक्सटी डेबिट पे क्यों आ रहा है? बेटा क्योंकि आपने बैंक से पैसा पे किया है ना 2560, यहाँ से मैंने बैंक अकाउंट से उठाया है कि आपने इंश्योरेंस हाँ। 2560 की पे किया है, तो बैंक क्रेडिटेड और इंश्योरेंस का अकाउंट यानी पाप का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इस वजह से डेबिट साइड पे आ रहा है। अच्छा। देन यू ऐड द टू फिगर्स। अच्छा हमारे पास कोई क्लोजिंग अक्रूवल या प्रीपेमेंट इंश्योरेंस से रिलेटेड गिवन नहीं है, एक नजर फिर देख लेते हैं कुछ गिवन तो नहीं है। नहीं, अच्छा सर ये फिर 2720 का क्या हुआ? भाई 2720 तो वो ये कह रहा है कि ये अवेलेबल फिगर है जिसको वो चाह रही है कि वो रिकॉर्ड कर दे। वी जस्ट हैव टू क्रॉस चेक कि क्या वो सही कह रही है या वो गलत कह रही है। ठीक हो गया? क्योंकि उसने बोला हुआ है कि अभी तक इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है, ये उसने इतना बड़ा बड़ा हाईलाइट कर दिया। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई जो डाटा गिवन है क्या ये फिगर्स उसके उसके हिसाब से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो जल्दी से बताइए, 480 प्लस 2560 क्या फिगर निकल के आ रही है इनकम स्टेटमेंट की? 30 40 30 40। 40। अच्छा, following figures are available to transfer to the statement of profit and loss with no। ओके 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 ओके। यहाँ पे वो बेसिकली बात ये कह रहा है कि कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो ये कह रहा है। फिर से इसको मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। कह रहा है कि ये रेडिली फिगर्स अवेलेबल है जिसको आप सीधा उठा के ले जाओ प्रॉफिट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर विद नो एडजस्टमेंट, यानी कि आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसने काम हमारे लिए आसानी कर दी। मैं ये समझा कि कह रहा है कि अभी तक कोई एडजस्टमेंट हुई नहीं है, आप इसको चेक करो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको सही से पढ़ो तो कहता है फिगर्स आर अवेलेबल टू ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद नो एडजस्टमेंट। कोई एडजस्टमेंट लाकर उसको सीधा उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर दो। तो हम भी यही करेंगे। ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, उसने हमारे काम को आसान कर दिया। इंश्योरेंस कितनी जाएगी? 2720 की जाएगी। सर मगर हमारे अच्छा पास ये 30 क्यों आ रहा बिल्कुल, ये यहाँ पे ना, ये अभी एसओएफपी पे जब मैं जाऊँ ना तो यही सवाल पूछना। अभी तो क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए उसने कह दिया इसको रिकॉर्ड करो, मौज करो, तो मैं मौज कर रहा हूँ, मैं सिंपली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंश्योरेंस 2720 आ गई, 3880 से हमारे पास आ गया लाइट एंड हीट। ये सवाल रखना, बिल्कुल वैलिड सवाल है। लाइट एंड हीट आ गया हमारे पास 3880 का। एंड फिर हमारे पास आ गया लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट 120 का, जो कि अगेन एक्सपेंस ही है। तो ये तीनों एक्सपेंस जो उसने बोले कि भाई सीधा सीधा इसको रिकॉर्ड कर दो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर विदाउट डूइंग एनी एडजस्टमेंट, तो हमने बोला जी हुजूरी करी। उसने जो एक्सपेंस बोला हमने उसको उठा के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डाल दिया। और इसके अलावा और कोई एक्सपेंस था? इंश्योरेंस हो गया, लाइट एंड हीट हो गया, एंड देन उसके बाद डेप्रिसिएशन का एक एक्सपेंस है जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट अदर देन दैट कोई और एक्सपेंस हमारे पास गिवन नहीं है। और डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन में तो इनफैक्ट उसने बता भी दिया है कि भाई आपने करना क्या है।
वी हैव बीन गिवन इक्विपमेंट साल के शुरू में कितने का था, जरा देखें। 22180 का इक्विपमेंट गिवन था। ठीक हो गया, साल के शुरू में। आपने फिर इक्विपमेंट को कितने का बेचा, उसी में से कुछ आपने नॉन करंट एसेट बेचा 860 का, और ये जो बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आ रहा है दैट रिप्रेजेंट द सेल प्रोसीड, कि आपने इक्विपमेंट बेचा कितने का, 860 का बेचा। और जब आपने इक्विपमेंट बेचा तो आपको लॉस कितने का हुआ, 120 का लॉस हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इक्विपमेंट अगर सेल्स प्रोसीड 860 की है और मुझे 120 का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इक्विपमेंट की जो एक्चुअल जो कैरिंग अमाउंट थी वो 980 थी। क्योंकि भाई अगर कैरिंग अमाउंट 980 होगी और हमने तभी इसको बेचा होगा, कितने का सेल्स प्रोसीड होगी कितनी इसकी, 860। तो कैरिंग अमाउंट क्योंकि सेल्स प्रोसीड से ज्यादा होगी 120, तभी तो लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा ना 120 का। तो हमें ये पता चला कि भाई ये जो एसेट हमने बेचा है इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, इसकी कैरिंग अमाउंट है 980। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ कि भाई इस 980 को तो निकाल दो। सबसे पहले साल के शुरू में हमारे पास नॉन करंट एसेट था 22180 का, उसमें से 980 का हमने एसेट बेच दिया। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद हाउ मच, 22180 माइनस 980, ये हमारे पास बचेगा 22,000 माइनस 800, दैट वुड बी 21,200। अपने पास भी चेक कर ले, 21,200 बच रहा है। और हमने कुछ खरीदा तो है नहीं, सिर्फ बेचा है। और रेट हमारे पास गिवन है कितना, 10% ऑन आरबीएम। तो ये जो हमारे पास कैरिंग अमाउंट ही तो आई है, बिकॉज इवन जो साल के शुरू में गिवन था वो भी कैरिंग वैल्यू गिवन थी। जो हमने माइनस कराई है 980, वो भी जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ उसकी कैरिंग वैल्यू ही है। तो 21,200 जो हमारे पास निकल के आई, ये साल के एंड पे कैरिंग अमाउंट ही निकल के आई है। और इसके ऊपर मैं अगर सीधा सीधा 10% लगा देता हूँ, तो दैट वुड बी 2120, and that is going to be the depreciation charge for the year. Two सर one हमसे सिर्फ कैरिंग वैल्यू या नेट बुक वैल्यू कहते हैं ना, या और कोई नाम होता किसको? है? नेट बुक वैल्यू कहते हैं या कैरिंग वैल्यू कहते हैं? दोनों दोनों, net book value, carrying amount, these are all names for, even written down value, these are all names for net book value, which is cost minus accumulated depreciation. ओके। तो अब ये आप तमाम एक्सपेंसेस आपके पास आ गए, इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट द टोटल एक्सपेंस, उसको ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कराओ, यू गेट द प्रॉफिट फॉर ईयर। जल्दी जल्दी बताओ क्या आ रही है, टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा 8840। है? 8840, उसको ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करा दो। 2060। 9060, शाबाश, प्रॉफिट फॉर ईयर निकल के आ गया 2060। आफ्टरवर्ड्स बढ़ते हैं आगे। वर्किंग हमारी काफी सारी राइट पे है, लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ कि जब इस तरीके का वर्किंग का सेक्शन गिवन है, ट्राई टू इंश्योर कि तुम्हारी तमाम वर्किंग, इवन जो डेप्रिसिएशन की वर्किंग मैंने ऊपर दिखा दी, सारी वर्किंग यहाँ पे हो। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी आना चाहिए था, यहाँ पे इन्वेंट्री वाली वर्किंग भी आनी चाहिए थी, यहाँ पे वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के जो मैंने मार्कअप मार्जिन के रेशो लगाए ये वाली वर्किंग भी सबको मैंने चाहिए था कि मैं सलीके से यहाँ पे एडजस्ट करूँ। तो आपने सलीके से फिर सबको यहाँ पे एडजस्ट करना होगा पेपर के अंदर। Then afterwards, we have been asked to prepare the statement of financial position at 30th September 2023. And अच्छा उसने ना पहले ही कह दिया कि इन सब की वर्किंग यहीं पे करके जाओ, नीचे एसओएफपी बना लेना। अच्छा, इनफैक्ट उसने एसओएफपी बनाने का नहीं कहा, उसने सिर्फ कहा है कि जनाब आप जो है ना एसओएफपी के अंदर जो ये फिगर्स जाएंगी वो वैल्यू कैलकुलेट कर दो। इक्विटी, अदर रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और अदर पेबल, ये चारों वैल्यूज उसने बोला है जो एसओएफपी के अंदर जाती हैं, ये हमें कैलकुलेट करके यहाँ पे हाथ के हाथ दे दो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही उसने कहा है। तो किस तरीके से अब ये कैलकुलेट करते हैं, जरा इसको देख लेते हैं। दिस इज पार्ट सी, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो अब देखें हमारे पास सबसे पहले उसने मांगा इक्विटी। इक्विटी अब मुझे पता है कैसे निकल के आती है। अच्छा, इक्विटी उसने जो मांगी है वो 1 अक्टूबर 2022 की तो गिवन है ना? ओके, नहीं गिवन बेटा, 1 अक्टूबर 2022 की इक्विटी भी नहीं गिवन। तो उसने, देख रहे हो क्या गेम खेली, कहता है एसओएफपी बनाओ 30 सितंबर 2023 की, और इक्विटी की फिगर मांग ली हमसे 1 अक्टूबर 2022 की। तो बच्चों ने कितना, सोचो कितना पेपर टेंशन में आके कितने बच्चों ने जो है वो 30 सितंबर 2023 की इक्विटी लिख के आ गए होंगे और 1 अक्टूबर की नहीं लिखी होगी। तो अब जरा 1 अक्टूबर की इक्विटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? अगेन कल के लेक्चर में ही बात हुई थी कि भाई अगर कैपिटल निकालना है, या मैंने आपको बताया था कि इसको वो कभी कभार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से भी दे देता है, उसको निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो तमाम ओपनिंग एसेट्स को तमाम ओपनिंग लायबिलिटी से माइनस करा लो। if you have been asked to let's say calculate closing capital, तो तमाम क्लोजिंग एसेट्स को तमाम क्लोजिंग लायबिलिटीज से क्या करा लो, माइनस करा लो। अच्छा जी, तो ठीक है, हम लोग जो है वो यहाँ पे वर्किंग करते हैं। स्टेटमेंट इक्विटी एट पेज फर्स्ट, में इक्विटी राइट साइड पे क्यों आ रहा है?
इक्विटी राइट साइड पे इसलिए आ रहा है बिकॉज व्हेन यू मेक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यहाँ तुम्हारे गए एसेट, यहाँ तुम्हारी गई लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी होगा, तो ये आपका जो इक्विटी है उसकी वैसे भी कैपिटल नेचर, क्रेडिट नेचर होती है, तो वो इस वजह से भी क्रेडिट पे आ रहा है, और लाइबिलिटी की भी क्रेडिट नेचर होती है तो वो उस वजह से क्रेडिट पे आता है। सो एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, वेयर कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अच्छा जी, अब ओपनिंग, अगर आपने कोई इक्विटी निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो भी जैसे हमने बात करी कि भाई तमाम ओपनिंग एसेट्स को ऐड करा के तमाम ओपनिंग लाइबिलिटीज से माइनस करा देते हैं, तो ठीक है, कर लेते हैं यही काम। ओपनिंग एसेट्स निकालते हैं, सबसे पहले कितने के हैं भाई हमारे पास। ओपनिंग एसेट्स निकालने के लिए हमें सारे बैलेंसेस को देखना पड़ेगा, हमारे पास क्या क्या बैलेंस गिवन थे। इन्वेंट्री ओपनिंग एसेट है कितने का, 12030 का। जो तमाम एसेट आएंगे आइदर करंट नॉन करंट डजेंट मैटर, नॉन सर करंट एसेट हमें बाय उसी बॉक्स में दिखानी होगी ना वर्किंग वैसे? ऊपर वाले, हाँ ये इस वाले बॉक्स पे ये दिखानी इसमें होगी जो वैल्यू ये, लिख। नहीं नहीं, ये इस वाले बॉक्स पे आपको वर्किंग दिखानी है सारी की सारी। ठीक है, ओपनिंग एसेट 12030 का आपके पास आ गया। ठीक है, इन्वेंट्री फिर आपके पास आ गया वो नॉन करंट एसेट, ओपनिंग कितने का गिवन था, 22180 का, प्लस 22180। फिर आपके पास नॉन करंट एसेट के बाद अदर रिसीवेबल इंश्योरेंस 480 का गिवन था, अदर रिसीवेबल्स इंश्योरेंस 480 का गिवन है। एंड देन यू आर गिवन विद व्हाट, यू आर गिवन विद ट्रेड रिसीवेबल 4540, 4540। ऐड कर ले, सबको बताए क्या टोटल एसेट्स निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा तो कुछ हमारे पास गिवन नहीं है, बताइए क्या है ओपनिंग एसेट्स। 39,230। इसी तरीके से तमाम ओपनिंग लाइबिलिटीज भी निकालेंगे। ओपनिंग लाइबिलिटीज निकालने के लिए अब हमारे पास क्या गिवन था, अदर पेबल लाइट एंड हीट 210 और ट्रेड पेबल 3840, 210 और 3840, 210 और 3840। और फिर एक चीज जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, वो क्या भूल जाते हैं कि भाई ये जो बैंक अकाउंट के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस है, अगर तो वो डेबिट साइड पे होता तो एज अ एसेट उसको इंक्लूड करते, लेकिन क्योंकि इस केस में क्रेडिट साइड पे ओवरड्राफ्ट है तो उसको एज अ लाइबिलिटी इंक्लूड करेंगे 1220 को यहाँ पे। तो ये आपकी तमाम लाइबिलिटीज आ गई, इनको भी ऐड कराने बताएं क्या आ रहा है। 5270। 5270, और एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल निकल के आ जाएगा, तो दैट वाज 39230 माइनस 5270, 33,960। 33 नाइस, 960। दैट इज द वैल्यू फॉर ओपनिंग कैपिटल। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर कहता है अदर रिसीवेबल्स बताओ आपके पास कितने के हैं, तो अदर रिसीवेबल्स हम देख लेते हैं कितने के हमारे पास हैं। अच्छा, अदर रिसीवेबल्स कौन सी डेट पे कह रहा है, अच्छा अब अदर रिसीवेबल्स के साथ कोई डेट नहीं स्पेसिफाइड, यानी कि वो क्लोजिंग डेट के लिए ही कह रहा है कि अदर रिसीवेबल्स बताओ क्लोजिंग डेट पे कितने हैं। तो ये अब जो आशिर आपका सवाल था ना कि सर फिर हमारे पास क्यों बैलेंस कुछ और आ रहा था, तो अब यही काम हमें करना पड़ेगा। ठीक है, क्या काम कर रहे थे, हम कह रहे थे भाई इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है, उसके लिए बनाओ किसका, पाप का अकाउंट। तो पाप का अकाउंट जब मैं इंश्योरेंस के लिए बना रहा था तो हमने बोला ओपनिंग प्रीपेमेंट हमारे पास कितनी गिवन थी इंश्योरेंस के लिए, 480, 480 ओपनिंग प्रीपेमेंट आ जाएगी यहाँ पे। ओपनिंग प्रीपेमेंट 480, और बैंक से हमने कितना पैसा दिया था इंश्योरेंस के लिए, बैंक से हमने पैसा दिया था 2560, 2560। और हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर इंश्योरेंस की फिगर हम लेके गए थे वो कितनी आ गई थी, 2720, 2720। तो दिस इज बेसिकली इनकम स्टेटमेंट की फिगर, दिस इज द फिगर फ्रॉम बैंक, दिस इज ओपनिंग प्रीपेमेंट। अब नॉर्मली हमारे पास क्या काम हमें करने को आता है कि भाई हम करते हैं कि क्रेडिट साइड को ऐड करके डेबिट से माइनस करा देते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब यहाँ क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो मुझे बताओ क्या फिगर निकल के आई, इन दोनों को ऐड करा तो क्या फिगर निकल के आई। जो साल के शुरू में ओपनिंग प्री पेमेंट थी और जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट करी है उसको मिला के क्या फिगर निकल के आ रही है। 3040। 3040। और इनकम स्टेटमेंट में हम क्या लेके जा रहे हैं,
2720 लेके जा रहे हैं, नहीं लेके जा रहे? हम्म। तो अब सवाल ये होता है कि यार हमारे पास जो हमने ओपनिंग प्रीपेमेंट करी हुई थी वो 480 की थी, बैंक 2560 का आया उसूली तौर पे। तो ये फिगर इनकम स्टेटमेंट के अंदर जानी चाहिए थी, लेकिन ये फिगर इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं गई। क्यों नहीं गई होगी? क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई क्लोजिंग प्रीपेमेंट होगा। क्लोजिंग प्रीपेमेंट कितने का होगा सर? दोनों का डिफरेंस ले लो, 3040 माइनस 2720। क्या डिफरेंस निकल के आता है? 320। नहीं, 320 गलत बता रहे हो। अच्छा नहीं, सही बता रहे हो, ठीक 320। ये 320 क्लोजिंग प्रीपेमेंट। अच्छा, अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्लोजिंग प्रीपेमेंट ही क्यों, क्लोजिंग अक्रूवल क्यों नहीं? भाई क्लोजिंग अक्रूवल अगर कोई भी फिगर लिख लो, 10 रुपए भी लिख लो, तो इनकम स्टेटमेंट बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। और फिर चलो ये तो हो गया टी अकाउंट के थ्रू, आपने फिगर्स के थ्रू कैसे समझा सर? लॉजिकली भी समझा है। तो लॉजिकली भाई आप ये देखो, आपके पास जो ड्यूरिंग द ईयर आपने ऑलरेडी, आपको 480 की सर्विस मिल रही थी इंश्योरेंस से, क्योंकि दैट वाज द ओपनिंग प्रीपेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। आपने फिर 2560 की पेमेंट कर दी फर्दर। ठीक हो गया, दैट गिव्स यू अ टोटल ऑफ 3040। तो अगर आपने 3040 की, या तो आ जाता इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी 3040, तो हम ये कहते कोई हमारा हिसाब नहीं बचा। लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ 2720 जा रहा है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बची, जो आप पे कर चुके हो, वो एक्सपेंस के लिए क्या हो गई? जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो एक्सपेंस के लिए प्री पेमेंट हो गई। एंड क्लोजिंग प्री पेमेंट इज व्हाट? इट्स अ करंट एसेट फॉर द बिजनेस। सो दैट इज बट व्हाई। हाँ ये बोलिए। ये एडजस्टमेंट में क्यों नहीं दी थी क्लोजिंग पे पेमेंट? बेटा वही तो तुम्हारे साथ खेलना ही तो चाह रहा था। अगर वो सब कुछ दे देता तो फिर ये सवाल मैं तुम्हें बैठ के करवा तो नहीं रहा होता ना निकाल के। अगर वो सब दे देता और ये रेगुलर सवाल होता, और तुम जो करते आ रहे हो वही होता इस सवाल में भी, तो मैं नहीं करवाता, मैं तुम्हें होमवर्क में नहीं दे देता फिर ये सवाल। तो उसने इसीलिए नहीं दी थी कि वो तुम्हारे साथ खेलना चाह रहा था, और खेल गया था, टू सम एक्सटेंट खेल गया था वो। तो मैंने दोबारा से जब पढ़ा, तो फिर मैंने बोला कि अमाउंट जो है वो बड़ी क्यों आ रही है, तो फिर मैंने देखा कि उसने तो बोला हुआ कि कोई एडजस्टमेंट किए बगैर उसको सीधा उठा के डाल दो। वरना तो वो खेल गया था, पूरा सवाल हमारा जा रहा था गलत। फिर बाद में एंड में एसएफ पे अगर बनाते तो पता चलता कि बैलेंस ही नहीं हुआ है। तो वहां पे वो खेलना चाहता है इस तरीके से, इस वजह से उसने आपको क्लोजिंग प्रीपेमेंट नहीं थी। और इसी वजह से आपका जो डेबिट ओपनिंग प्रीपेमेंट प्लस बैंक की फिगर आ रही थी वो ज्यादा आ रही थी, ठीक अच्छा, है। तो ओपनिंग अक्रूवल क्यों नहीं हो सकता फिर? ओपनिंग अक्रूवल यार अभी तो बताया, अगर ओपनिंग अक्रूवल यहाँ पे, अच्छा ओपनिंग अक्रूवल क्यों नहीं हो ओपनिंग सकता? अक्रूवल। ओपनिंग अक्रूवल के तो देखो बैलेंसेस उसने दिए हुए थे ना, ओपनिंग डेट के बैलेंस उसने दे दिए। तो अब जो भी मसला है वो क्लोजिंग डेट पे है। ओपनिंग के सारे बैलेंसेस उसने दे दिए, ओपनिंग में उसने कोई आसरा नहीं किया, ओपनिंग में उसने तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज अपनी डिफाइन कर दी हैं। तभी तो आपका ओपनिंग इक्विटी भी सही निकल के आया, वरना तो आपका ओपनिंग और इक्विटी नहीं आता। समरी उस बैंक अकाउंट में नहीं आता वैसे, क्या क्लोजिंग समझ? क्या क्लोजिंग नहीं? प्रीपेमेंट। क्यों आएगा यार आशिफ? व्हाट, कोई सेंस ही नहीं है। क्लोजिंग प्रीपेमेंट तो ये है, समरी ऑफ बैंक अकाउंट में सिर्फ ये है कि कितना पैसा आपने इंश्योरेंस के लिए ड्यूरिंग द ईयर पे किया है। उसमें कितना प्रीपेमेंट है, कितना अक्रूवल है, उसका बैंक अकाउंट से कभी भी कोई लेना देना ना रहा है ना रहेगा। वो या तो आपको नीचे बैलेंस में, जिस तरीके से उसने ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस यहाँ दे दिया, वैसे दे देता तो उसकी मेहरबानी हो जाती। लेकिन वो तो कैलकुलेट ही यही करवाना चाह रहा था। उसने जो यहाँ पे एसएफपी के लिए चार्ज फिगर निकालने के लिए कितने मार्क्स रखे हैं, उसने इसके लिए मार्क्स डिफाइन नहीं किए हुए। डिफाइन या तो वो वे में हो गए, मैं नहीं लिखे हुए, मेरे ख्याल से 8 और 4 3 ये होगा 7। तो मेरे ख्याल से अच्छे खासे मार्क्स इसके मेरे ख्याल से फिर इसने 8 3, मेरे ख्याल से कोई 8 9 मार्क्स इसने इस चीज के चार फिगर्स निकालने के रखे हुए हैं। तो इसीलिए रखे हुए ना कि उसने आपसे काम करवाना था। खैर जनाब, तो ये आपके पास करंट एसेट पाप इंश्योरेंस का निकल के आ गया। सेम काम मैं करता हूँ किसके लिए? सेम काम मैं करूंगा लाइट एंड हीट के लिए। लाइट एंड हीट हम इनकम स्टेटमेंट में 3880 का लेके गए, उसके लिए भी पाप का अकाउंट बन जाएगा। हीट एंड लाइट का पाप का अकाउंट, हीट एंड लाइट पाप अकाउंट। हीट एंड लाइट में हमारे पास जो है ना, ओपनिंग प्रीपेमेंट नहीं थी, ओपनिंग अक्रूवल गिवन था। और ओपनिंग अक्रूवल भी कितने का गिवन था? ओपनिंग अक्रूवल गिवन था हमारे पास 210 का। तो 210 का हम ओपनिंग अक्रूवल रिकॉर्ड कर देंगे। ओपनिंग अक्रूवल 210। एंड देन हमने बैंक के थ्रू हीट एंड लाइट का कितना पैसा पे किया था ड्यूरिंग द ईयर? हमने पे किया था 3510। तो 3510 जो है वो बैंक की अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम कितना लेके गए थे? इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम हीट एंड लाइट के लिए लेके गए थे 3880। 3880। ठीक है भाई। तो जरा आप जरा अब देखिएगा, आपने बैंक से सिर्फ पेमेंट की है कितने की? 3510 की। यानी कि आपने इस साल बोला कि हम 3510 की पेमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। करी आपने ड्यूरिंग द ईयर। और आपने सर्विसेज कितने की ली? जरा दोनों को ऐड करो, बताओ सर्विसेज कितने की ले चुके हो आप? 210 प्लस 3880 बताए कितने की सर्विस ले चुके हैं? 4090।
4090 की सर्विस ले चुके हैं। कैसे सर सर्विस कैसे ले चुके हैं भाई? ओपनिंग अक्रूवल से मतलब क्या था कि ये पिछले साल तुम सर्विस ले चुके हो, तुमने पैसा पे नहीं किया। और 3880 का मतलब ये कि ड्यूरिंग द ईयर तुमने 3880 की सर्विस ली है। तो टोटल अमाउंट जो कि सपोज टू बी पेड थी वो 4090 थी। तुमने सिर्फ कितनी पे की? तुमने सिर्फ 3510 पे करी। तो 4090 माइनस 3510 का डिफरेंस ले बताएं क्या आ रहा है? 4090 माइनस 3510 क्या आ रहा है? 580। 580, यानी कि आप 580 कम पे किया। भाई आपके ऊपर ऑलरेडी अक्रूवल था, आपके ऊपर ऑलरेडी शुरू साल के शुरू में हीट एंड लाइट की 210 के उधार था। आपने ऊपर से 3880 की सर्विस और यूटिलाइज करी, तो आपको उसूली तौर पे चाहिए था आप ड्यूरिंग द ईयर 4090 की पेमेंट कर देते। आपने पेमेंट करी सिर्फ 3510 की। तो ये बाकी का 580 क्या हो गया भाई? प्री पेमेंट हुआ, अक्रूवल हुआ, बचा हुआ? नशे हैं ना जो दिमाग के अंदर, उनको कल भी बताया था इस्तेमाल करो, आज भी यही कहूंगा इस्तेमाल करो। कोई मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने। मैंने सीधा सीधा बता दिया पेमेंट करनी कितनी थी, तुमने करी कितनी है। ज्यादा अक्रूवल करी है हुआ। कम करी है? अक्रूवल हुआ ना भाई, कम पेमेंट करी है आपने। आपको करनी चाहिए थी 4090 की पेमेंट, क्योंकि सर्विसेज आपने 4090 की ली हुई है। इसमें 3880 की इसी अकाउंटिंग ईयर में ली है, 210 की पिछले अकाउंटिंग ईयर में लेके बैठे हुए हो। और पेमेंट आप कर रहे हो सिर्फ 3510 की। तो जितनी भी पेमेंट का आपका शॉर्टफॉल है 580 का, वो क्या है? दैट्स नॉट प्री पेमेंट। आपने एडवांस में थोड़ी पैसा पे किया हुआ है। आप तो जो सर्विस ले चुके हो वो पैसा भी दबा के जो है बैठे हुए हो। तो दैट इज अक्रूवल। अक्रूवल किधर जाएगा? अक्रूवल इधर आ जाएगा। क्लोजिंग अक्रूवल कितने का है? 580 का। एंड क्लोजिंग अक्रूवल इज व्हाट? दैट्स अ करंट लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। दैट्स अ करंट लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। सर तो हम इसे टी आप अकाउंट के बगैर कर सकते हैं क्या? क्या कर यानी सकते हो भाई? टी टी अकाउंट अकाउंट के बनाए बगैर बगैर। तुम कर तो सकते हो, कर सकते हो। लोग डायरेक्ट एड सब ट्रैक करा लेते हैं, बट यू शुड हैव द कॉन्सेप्ट स्ट्रांग इनफ कि तुम्हें पता होगा टी होना वो टी अकाउंट से ही है। इसको रट तो सकते नहीं हो कि भाई प्लस माइनस कर लेंगे। अब रट काफी बच्चे मैंने देखा है रट के भी जाते हैं, लेकिन रटना इज नॉट अ वाइजर थिंग टू डू कभी भी। अब ये सवाल कर तो सकते हो टी अकाउंट से, लेकिन बिना टी अकाउंट के। लेकिन अगर तुम बिना टी अकाउंट के करने जाओगे तो चांसेस ऑफ यू गेटिंग गेटिंग अ राइट आंसर वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जो एरर के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और अगर तुम्हें लगता है नहीं तो होशियार इनफ हो के बिना टी अकाउंट, क्योंकि हो तो एड तो सब्ट्रैक्ट नहीं रहा है ना इधर। इसमें हम हाँ, सिर्फ वैल्यूज लिख के भी कर सकते हैं ना? तो और क्या कर जैसे रहा हूँ? मेरे लाख। को बहुत वैल्यूज ही लिख के तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? ये अच्छा ये कह रहे हो अक्रूवल ये सब ना लिखो, ये तो हाँ हाँ फर्क, ये तो हाँ। सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तुम्हें तो सही है। फिगर दिखानी है इधर, तुम्हें तो इधर फिगर दिखानी है ना, वो फिगर दिखाओ हम्म। बस, वो मार्क्स दे देगा। अच्छा जी, तो अदर रिसीवेबल हमारे पास कितने का आया? अब अदर रिसीवेबल हमारे पास कुछ और रिसीवेबल तो था ही नहीं ना। कुछ और रिसीवेबल तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर है ही नहीं। तो आपके पास अदर रिसीवेबल टोटल कितना आ जाएगा? आपके पास अदर रिसीवेबल आ जाएगा यही जो आपने बस निकाला था ना, क्लोजिंग प्रीपेमेंट विच इज अ करंट एसेट फॉर द बिजनेस। दिस इज अ करंट एसेट फॉर द बिजनेस, वो आ जाएगा 320 एज अदर रिसीवेबल में। एंड ट्रेड पेबल, अच्छा ट्रेड पेबल ओके। अच्छा अदर पेबल लिख देते हैं जो हमने निकाल लिया हीट एंड लाइट पाप से, जो हमने करंट लायबिलिटी क्लोजिंग अक्रूवल निकाला है 580 का, दैट्स अदर पेबल। तो उसको यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं। सर और कोई अदर पेबल नहीं होगा? यार और को अगर होता तो गिवन होता ना सवाल के अंदर, और कोई गिवन ही नहीं है। एट लाइन इंश्योरेंस के अलावा दो बातें उसने करी हैं, उसके अलावा कोई और एक्सपेंस ही नहीं है हमारा, तो पेबल कहाँ से एग्जिस्ट करेगा? अच्छा। सोचो ना। देन हमारे हम्म। पास, अच्छा अब उसने पूछा भाई यहाँ पे कि भाई ट्रेड पेबल की भी क्लोजिंग फिगर बांध रहा है। अच्छा ट्रेड पेबल की क्लोजिंग फिगर निकालना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों मुश्किल काम नहीं है सर? भाई आपको अब पीएलसी का नॉर्मल आपको बनाना आता है। पीएलसी इनफैक्ट ना भी बनाओ तो बहुत आसान है, तीन ही फिगर्स इन्वॉल्व है। ओपनिंग ट्रेड पेबल का बैलेंस आपको पता था कितना है? पीएलसी बना के भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, 3840। ओपनिंग ट्रेड पेबल का बैलेंस है 3840। आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस कितने की करी? आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस करी 46840 की, तो प्लस 46840 हो जाएगा। और आपने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट कितने की कर दी ट्रेड पेबल्स को? आपने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट कर दी ट्रेड पेबल को 46280 की, तो माइनस 46280 हो जाएगा। इसके अलावा कोई रिटर्न शिटर्न इन्वॉल्व नहीं है, तो बस सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट करा के जो है मैं फिगर निकाल लूंगा। बताएं क्या फिगर आ रही है? क्या फिगर आ रही है? 4400। 4400 इज द फिगर फॉर क्लोजिंग ट्रेड पेबल, और यहाँ पे हमारी एसओएफपी बन गई। अच्छा अब इसके अलावा ना एसओएफपी में वैसे मैं आपको बताऊं कुछ है भी नहीं।
भाई पूरी एसओएफपी के अंदर नॉन करंट एसेट तो बहुत क्लियरली हमें पता है ना कितने के हैं। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है, डेप्रिसिएशन माइनस करा देंगे आ जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या कहते हैं, करंट एसेट, वो उसने आपसे ऑलरेडी निकलवा लिए। जो अदर रिसीवेबल था वो उसने आपसे कैलकुलेट करवाया, जो ट्रेड रिसीवेबल उसे दिया हुआ है। तो मतलब इवन अगर एसओएफपी बनाने का बोला होता तो काम यही करना था। बाकी सारी तो फिगर्स उठा के दो चार लिख रही थी, जो कि कोई जिसके शायद वो चीजें थी जिनके मार्क्स भी नहीं होते, तो उसने वो चीजें पूछ ली जिनके मार्क्स हैं। बाकी चीजें उसने पूछी थी। खैर, moving further ahead, part D. Lela wishes to expand the business and is considering forming a partnership with her friend. State four provisions of the Partnership Act 1980 that would apply in the absence of a partnership agreement. वैसे तो हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बताऊंगा क्योंकि द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज दिस पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के पहले पेज के ऊपर ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट की सवाल होता है। तो मैं जब आपको नेक्स्ट पार्टनरशिप एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा तो भी आपसे सवाल पूछ लूंगा। भाई कह रहे हैं कि पार्टनरशिप एक्ट अगर नहीं बना हुआ तो क्या पार्टनरशिप, लेट्स से जब दो पार्टनर्स बिजनेसेस आपसी में, लेट्स से तुमले और नेहाल ने, लेट्स से नेहाल और क्या कहते हैं आश्रय ने मिलके काम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, सो दे शुड आइडियली मेक अ एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट उन्होंने नहीं बनाया और साल 2 साल बाद काम करते रहे और 2 साल बाद कोई उनका डिस्प्यूट निकल के आया और वो कोर्ट में चले गए, तो अब कोर्ट, अब आशिर कहता है कि जनाब 70% प्रॉफिट मेरे थे और 30% निहाल के थे। जबकि निहाल कहते हैं नहीं जी 70% मेरे थे और आशिर का 30% थे। तो कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा भाई जो पार्टनरशिप एक्ट 1890 है उसके मुताबिक अगर आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करो। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शुड बी शेयर्ड इक्वली, शुड बी शेयर्ड इक्वली। देन उसके बाद वो क्या कहेगा? उसके बाद वो कहेगा कि भाई नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल डाला हुआ है तो उसके ऊपर कोई उसको इंटरेस्ट ना दिया जाए। इसी तरीके से सर इस किसी कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजंस का क्या मतलब? इस कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन का मतलब यह है कि रूल्स समझो कि एक एक्ट जब बनता है ना तो उस एक्ट के मल्टीपल प्रोविजंस रूल्स होता है, रूल नंबर 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो प्रोविजन फिक्स का ये होते हैं, मतलब। सिनेरियो बेस्ड होते नहीं, ये ज्यादा फिक्स होता है, स्पेशली जो एक्ट होता है उसके रूल तो फिक्स है ना। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक लॉ है कि भाई आप जब गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो 2,000 रुपए का जुर्माना है, तो वो वेरिएबल थोड़ी है, वो फिक्स्ड है। दो सैलरी टू पार्टनर्स। देन इसी तरीके से नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर को ना सैलरी दो, अगर उसने कैपिटल डाला है तो उसको इंटरेस्ट भी ना दो, और उसने ड्राइंग करी है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ना चार्ज करो। देन स्टेट 3 पॉसिबल डिसएडवांटेजेस टू द बिजनेस मेंटेनिंग फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कह रहा है फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के डिसएडवांटेजेस दो। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो कॉस्ट होगा। द बिजनेस might have to incur additional cost, might have to incur additional cost which can reduce profits, which can reduce profits, which can reduce profits। then next उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि भाई क्या कहते हैं, labor may need to be hired and trained, labor may need to be hired and trained, may need to be hired and trained। and मैं लिख सकता हूँ owner may not have the expertise to maintain such a system, to maintain daily books, daily records, कुछ भी लिख daily records। So these are the three options, these are the ये three भी लिख सकते हो ना disadvantages। कि इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना डिफिकल्ट हो जाए। नहीं, डिफिकल्ट थोड़ी होगा, उसका डिसएडवांटेज पूछा है, वो तो आसान हो जाएगा ना। इफ यू हैव फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो डिसीजन मेकिंग तो आसान होगी, ओ डिसीजन अच्छा। मेकिंग डिफिकल्ट थोड़ी होगी। अच्छा, मैं समझा नहीं बना। अच्छा जी, कोई बात नहीं। तो दिस वाज अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर 2 वेरिएंट 1, क्वेश्चन नंबर 1।